हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगजोन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेसन में हम लोगों ने अपना रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन पूरा फिनिश कर दिया था। इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज इस लेसन में हम लोग इस मॉड्यूल में पर्टिकुलरली इसका एंड करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिजन, फ्यूजन, एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। ऑलराइट, तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वहां पे मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स से जरूर इस चैनल के बारे में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन लेने का मौका मिल सके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। तो एक टॉपिक हमारा छूट गया था कि मान लीजिए किसी मटेरियल में या किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो अगर मेरे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस उसमें से निकल रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूं मेरे एक एक्स है, कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड, उसमें से मेरा एक अल्फा पार्टिकल निकला। मान लीजिए अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल निकला तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई। ऊपर क्या हो जाएगा, तो मेरा जो मास नंबर होगा वो मास नंबर घट जाएगा 4 से और एटॉमिक नंबर घट जाएगा 2 से। प्लस यहां क्या लिख देंगे हम, हीलियम 4, क्योंकि मेरा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक डबली चार्ज हीलियम होता है। अल्फा पार्टिकल मेरा क्या है, डबली चार्ज हीलियम। तो अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो मेरा मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब दूसरा देखते हैं, अगर मेरा एक बीटा पार्टिकल निकला, मान लीजिए कोई मेरा एक बीटा पार्टिकल निकला, या मैं कह दूं मान लीजिए इसी का एग्जांपल ले लूं, यूरेनियम 238 और 92। ठीक है, यूरेनियम 238 और 92, इसमें से अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा थोरियम। अब ऊपर मुझे 4 कम करना है तो 234, नीचे क्या कम करना है 2, तो 90 हो जाएगा, प्लस हीलियम 42 जोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की वजह से क्या चेंज आने वाला है। अब देखते हैं बीटा पार्टिकल्स की वजह से क्या चेंज आएगा। मान लीजिए मेरा कोई एक्स एलिमेंट है, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, उसमें से मेरा एक बीटा पार्टिकल निकल गया। अगर बीटा पार्टिकल निकल गया तो मेरा एक्चुअली में चेंज क्या आता है, मान लीजिए बन गया क्यू में ए तो मेरा सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। और प्लस यहां क्या लिख देंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन 0 1। ठीक है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0 और 1 ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, -1, सॉरी, ये -1 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस पे चार्ज क्या होता है, -1। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कार्बन, एग्जाम्पल देखूं, कार्बन 14 6, इसमें से अगर मैं एक बीटा पार्टिकल निकालूं तो ये बन जाएगा मेरा नाइट्रोजन 14 7, क्योंकि नीचे क्या ऐड होने वाला है, +1 ऐड हो जाएगा, प्लस E0 -1। ये हो गया मेरा बीटा पार्टिकल्स की एमिशन की वजह से। अब मैं देखता हूं अपने गामा पार्टिकल्स की एमिशन की वजह से, गामा रेडिएशंस अगर मेरे निकलेंगे। देखिए गामा रेडिएशंस अगर यहां निकले, एक्स मान लीजिए, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, गामा रेडिएशंस निकले तो ये एक्स ही रहेगा, ये एक्स ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं कहता हूं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये होता है मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये मेरा होगा डॉटर न्यूक्लियाई, ये हो जाएगा मेरा डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। और कोई भी एटॉमिक नंबर या मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज हमारा यहां पर नहीं होने वाला। तो अल्फा अगर रिलीज करेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, मास नंबर 4 से घट जाएगा। बीटा पार्टिकल रिलीज करेंगे तो मास नंबर पे कोई असर नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। गामा रेडिएशन निकाला तो ना ही मास नंबर और ना ही एटॉमिक नंबर, इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली है। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा सिंपल सा टॉपिक। अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों अपना न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और हाइड्रोजन एंड एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से। न्यूक्लियर फिजन एंड
फ्यूजन से। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस जो है बहुत कॉमन है, आप लोग सब पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन के बारे में। तो फिजन से क्या होता है, फिजन प्रोसेस में आपका एक कोई हैवी पार्टिकल होगा, ठीक है, एक कोई हैवी पार्टिकल होगा, इस पे हम न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कराएंगे, मतलब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराएंगे इस पे, और ये क्या होगा अपने स्मॉलर फ्रैगमेंट्स या पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स या पार्टिकल्स में टूटेगा और प्लस क्या निकालेगा, प्लस एनर्जी निकालेगा, प्लस इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट होगा, एक बड़ा पार्टिकल है आपका जो आपके छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो दिस विल बी स्प्लिटेड इन द स्मॉलर पार्टिकल्स या फ्रैगमेंट्स, तो ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स या फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हम क्या यूज कर रहे हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ये हमारे बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं अपने हैवी पार्टिकल पर, हैवी पार्टिकल पर हम लोग क्या कराएंगे, बॉम्बार्ड कराएंगे, और उसकी वजह से क्या निकलेगा, कुछ छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे और कुछ इसमें से एनर्जी निकल आएगी। जैसे हम एग्जांपल देखिए, यूरेनियम 23592, इस पर मैंने क्या कराया, एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं N10 से। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा बेरियम बन गया 14156 प्लस, और क्या बन गया, क्रिप्टन बन गया 9236, और प्लस इसके साथ मेरे क्या निकले, 3 और न्यूट्रॉन निकल गए 10N। अब आप देख रहे हो यहां पर एनर्जी भी निकली, पार्टिकल्स भी निकले, प्लस न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे इसमें से टूटने पर। अब क्या होगा, अब आपके सैंपल में सिर्फ एक ही एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन और किसी एटम को जाकर फोड़ेंगे, फिर उनमें से और न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर और एटम्स फूटेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा, एक आपका चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा, और उस चेन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका रिएक्शन होता ही रहेगा। तो इसको हम पूरी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये जो हमारे यूरेनियम 235 है, ये बहुत रेडियो एक्टिव सैंपल होता है यूरेनियम का, और नॉर्मली इसी को हम लोग यूज करते हैं, कहां पर यूज करेंगे इस प्रोसेस को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बात आई, अब ये तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके से कहें दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ये हमारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। लेकिन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे होता है, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 2 तरीके होते हैं, एक होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, ड्यूट्रियम, ठीक है, वाटर में ड्यूट्रियम मिला होता है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H21, H31, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, Du2O, ऐसे ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो पानी बन जाता है हैवी वाटर, और इसी हैवी वाटर से हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, दे आर वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ये हमारे बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, और अगर स्लो डाउन कर देंगे तो ये क्या होगा, रिएक्शन कुछ हद तक कंट्रोल करा जा सकता है। दूसरा तरीका होता है कैडमियम रॉड्स, कैडमियम की रॉड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन रॉड्स की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, इन रॉड्स की मदद से मेनली हम लोग का काम क्या होगा, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है इनको ट्रैप कर लेना, इनको पकड़ लेना, ट्रैप द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो मान लीजिए 3 में से 2 न्यूट्रॉन को ट्रैप कर लिया,
तो एक ही न्यूट्रॉन आगे जाएगा, फिर उसमें से मान लीजिए 3 निकले, फिर उसको तीनों को ट्रैप कर लिया। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं मेरा रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। यहां पर रिएक्शन में स्लो डाउन हो जाएगा और इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। यहां पर एनर्जी जितनी निकलेगी वो भी कंट्रोल की जा सकती है और इस रिएक्शन को भी ओवरऑल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन जो है एक तरीके का हम कहेंगे ये कंट्रोलेबल रिएक्शन है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। मेनली लेड का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर की वॉल्स होती है ना, वो होती है हमारी लेड वॉल्स। लेड वॉल्स so as to avoid any radioactive leakage। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव लीकेज ना हो पाए, रेडियो एक्टिव लीकेज, ठीक है, ऑफ रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव लीकेज अगर कोई ना हो पाए तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेड वॉल्स बना देते हैं, उसी में हम लोग अपना पूरे रिएक्शन कराते हैं। तो बहुत सेफ तरीके से कराना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा भी रिएक्शन लीक कर गया, जैसे आपने सुना होगा चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर में हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन ही लीक कर गया था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ था, हमारा पूरे एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया, न्यूक्लियर फॉल आउट हो गया था वहां पर। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहां पर पढ़ना है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक्चुअली जो न्यूक्लियर फ्यूजन है हमारा न्यूक्लियर फिजन का जस्ट ऑपोजिट है। वहां एक लाइटर न्यूक्लियाई जब एक हैवी न्यूक्लियाई से भिड़ता था तो उसे छोटे छोटे न्यूक्लियाई तोड़ देता था। यहां पर क्या होगा, कुछ लाइटर न्यूक्लियाइज आपस में क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और इनके ज्वाइन होने से एक बड़ा मतलब पार्टिकल बनेगा, हैवी न्यूक्लियाई बनेगा, और प्लस आपको बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेंगे और यहां पर एक ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। ये मोर स्टेबल न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, दिस इज अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, और ये बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ऑपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ऑपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो जैसे बात करें 2H21, ये हो गया मान लीजिए मेरा 3,2He+10 न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, 2 ड्यूट्रियम के न्यूक्लियाई ने मिलकर एक क्या बना दिया, एक हीलियम बना दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके फ्यूजन प्रोसेस का। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पर, तो 2,1H+3,1H, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, 4He2+1 न्यूट्रॉन। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जहां 2 लाइटर न्यूक्लियाइज मिलकर एक बड़ा और एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना देंगे। ठीक है, और यहां से बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जितना फिशन से निकलती है उससे भी कई गुना ज्यादा। तो ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब भाई एनर्जी ज्यादा निकल रही है तो हम लोग इसको क्यों नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर लेते, इसको इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहां से आपकी अनकंट्रोलेबल एनर्जी निकलेगी, एकदम क्या निकलेगी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहां से निकलेगी आपकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। तो देखिए एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में बेसिक डिफरेंस क्या है। एटॉमिक बॉम्ब आपका वर्क करता है फिजन प्रिंसिपल पे, वेरएज हाइड्रोजन बॉम्ब आपका वर्क करता है फ्यूजन प्रिंसिपल पे। ठीक है, फ्यूजन प्रिंसिपल पे। तो एटॉमिक बॉम्ब की बात करें तो यहां पर क्या प्रोसेस होगी, हमारी फिजन होगा। तो हम एक यूरेनियम 235 वाले को लेंगे, उस पर एक क्या होगा, जब रिएक्शन ट्रिगर ऑफ होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एक बहुत तेजी से चलता हुआ न्यूट्रॉन जाएगा और उस यूरेनियम एटम से भिड़ जाएगा। भिड़ेगा तो आपका वहां पर क्या शुरू हो जाएगा, चेन रिएक्शन। तो यहां पर क्या शुरू हो जाएगा, मेनली आपका चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा।
और उस चेन रिएक्शन की वजह से आपका जो रिएक्शन होगा वो चलता ही जाएगा। ये होगा आपका अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और ये आपके जो दोनों बॉम्ब्स हैं, ये जो दोनों बॉम्ब्स हैं ये यूज होते हैं हमारे वॉर्स में, ठीक है, हमारी जंग में ये सब यूज किए जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे आपने सुना होगा बॉम्ब गिराया गया था। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव वेपन्स, इन्हें एक्सप्लोसिव वेपन्स भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो था वो हमारा क्या था, एक तरीके का हाइड्रोजन बॉम्ब था, एटॉमिक बॉम्ब की कैटेगरी में आता था वो, ठीक है। तो यहां से मेन सबसे पहली चीज क्या है, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक बॉम्ब मेनली आपका कैसा डिवाइस है, एक फिजन वेपन है। इसमें क्या होता है, मेनली आपका फिजन होता है। और कौन सा यूज करते हैं इसमें, यूरेनियम 235 और 92, यूरेनियम 235 92 ये यूज करते हैं हम इसको फ्यूल की तरह, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ फ्यूल। और इसको क्या करेंगे, फिर एक इस पे न्यूट्रॉन मारेंगे, ठीक है, इस पे एक न्यूट्रॉन मारेंगे, बॉम्बार्ड कराएंगे और फिर ये टूटता जाएगा, इसका फिजन होता जाएगा, ठीक है। तो इसका फिजन होता जाएगा, तो इस तरीके से आपका चेन रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा और आपका जो एनर्जी है वो निकलती जाएगी और बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन इससे होगा, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो हमारा एटॉमिक बॉम्ब था। जो जापान में हमारा हिरोशिमा एंड नागासाकी थे, वहां पर आपका एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है। तो इसको जब गिराया गया था तो बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये हवा में एक्सप्लोड करा था, जब वो बॉम्ब था वो उसने हवा में एक्सप्लोड किया, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर था सब भाप बन के उड़ गए। इतनी ज्यादा वहां पर एनर्जी रिलीज हुई कि हिरोशिमा कि जितने भी ह्यूमंस थे सब भाप बन के उड़ने लगे। तो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होती होगी, ठीक है। तो ये तो है हमारा एटॉमिक बॉम्ब। और एटॉमिक बॉम्ब में मेनली क्या है, हमारा फिजन यूज होता है, फिजन प्रोसेस यूज होती है। इसलिए हम लोगों ने पहले फिजन और फ्यूजन समझाया, उसके बाद ये टॉपिक्स आपके लिए सिलेबस में, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब। अब देखिए आता है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है हमारा, हाइड्रोजन बॉम्ब ये जो है हमारा, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर वेपन, थर्मोन्यूक्लियर वेपन, ठीक है। थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड होगा, न्यूक्लियर मतलब कुछ इसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, फिजन या फ्यूजन हो सकता है, और वेपन तो ये मेनली होता है हमारा फ्यूजन प्रोसेस को यहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस को, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोन्यूक्लियर वेपन होगा। और यहां पर हम लोग मेन किस प्रोसेस को यूज करेंगे, अपने फ्यूजन प्रोसेस को यूज करेंगे। और आपको पता है फ्यूजन प्रोसेस में फिजन के कंपैरिजन में भी मतलब बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी यहां पर हमें क्या मिलेगी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा तबाही। मतलब अगर आपको ज्यादा तबाही करनी हो तो हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दीजिए, थोड़ी उससे मतलब अच्छी खासी तबाही करनी हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी हमारे एटॉमिक बॉम्ब के। तो ये सब हमारे वॉरफेयर है। लेकिन आजकल बड़े इस पे सख्त कानून आ चुके हैं कि आप एटॉमिक वॉरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब से सब यूज नहीं हो सकते हैं नॉर्मली। लेकिन किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कंट्रीज के बारे में। तो यहां पर हम लोग जो मेनली फ्यूल की तरह यूज करेंगे, हमारे फ्यूल यूज करते हैं हमारे हाइड्रोजन के उनको देखिए क्या करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को यूज करते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स हो गए, ड्यूट्रियम, DEUTRIUM, और ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फ्यूज करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और उसके बाद हमारा ये जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट हो जाएगा और तब होगी तबाही। और आपने स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा, ट्रिटियम के बारे में वहां बताते हैं। तो सेकेंड पार्ट था डॉक्टर ऑक्टोपस वाला, उसमें उसको ट्रिटियम चाहिए होता है, बहुमूल्य ट्रिटियम बोलता है, पूरी धरती पे बहुत कम है और उसमें से भी थोड़ा सा है ऑस्कॉर्प के पास, ठीक है। तो यहां पर ही ट्रिटियम के बारे में ही बताया गया था। तो इसके साथ हमारा ये वाला पूरा लेसन ऑलमोस्ट हमने कितने 3 मॉड्यूल्स में कवर किया है। हाफ आवर का एक मॉड्यूल था, तो हाफ मतलब 1.5 घंटे में हमने पूरा अपना मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लिया। जितने टॉपिक्स है सब चीजें यहां पर कवर करी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर हमने नहीं कवर किया, जो सिलेबस में दिया हुआ था वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम लोग वहां पर केमिस्ट्री में पढ़ना है, रदरफोर्ड्स मॉडल, जे थॉमसन मॉडल,
वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि जितना मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छा है, क्वालिटी मटेरियल है आप लोगों के लिए, और आप लोग डेफिनेटली हमें अच्छा रिव्यू और फीडबैक भी देंगे और अपने दोस्तों से भी डिस्कस करेंगे हमारे चैनल के बारे में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज हमारे चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। और देखा होगा आपने कि हम जितने भी अपने लेक्चर देते हैं उनमें क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं किसी से पढ़वाता नहीं हूं, क्योंकि अब पता नहीं कौन कैसा पढ़ाए कौन कैसा ना पढ़ाए, तो वहां पर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सारी चीजें खुद ही पढ़ाऊंगा आपको। टेक्निकल का मैकेनिकल भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लाइफ साइंस की बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर भी आज हम लोग मतलब शुरू कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मॉड्यूल में। वहां पर वो 10th क्लास का बिल्कुल भी नहीं है, 10th क्लास का वो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें 12th क्लास तक के टॉपिक्स दिए हुए, लॉजिक गेट्स और वो सब हमें पढ़ना है, वो सब हम पढ़ेंगे। जीनर डायोड्स हो गया ये सब। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मटेरियल होता है हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं और वहां से आप लोग उसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हर बार हम लोग डाल देते हैं। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, और आपके सपोर्ट और आपके प्यार से हम लोग और आगे इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन जो है हम लोग से डेफिनेटली बातें बढ़ गई होंगी लेक्चर्स को देखने के बाद। तो हम लोग उन एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल पुट फॉरवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे और अच्छा मटेरियल आप लोगों को दें। तो थैंक यू सो मच।